दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है इजी ट्रिप प्लानर्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी कि आईपीओ में बिड डालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स या कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिड करने से पहले। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था इजी ट्रिप प्लानर्स आईपीओ के ऊपर, जहां पे हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कंपनी के बिजनेस के बारे में और पूरे इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा उस वीडियो के अंदर हमने आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बताया था कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और सबसे पहले बात करते हैं कि इजी ट्रिप प्लानर्स आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रो है वो पूरी इंडस्ट्री से निकल के आता है। अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस पूरे सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। सबसे पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है ई वीजा फैसिलिटी फॉर 169 कंट्रीज। सेकेंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करूं तो होटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 100% एफडीआई को अलाउ किया है, यानी कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आके यहाँ पे अपना होटल सेटअप कर सकती है विद 100% स्टेक, ताकि होटल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले टाइम में और ज्यादा रोबोस्ट या और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जिसको गवर्नमेंट 2016 के अंदर लेके आई थी और इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के अंदर एविएशन को और ज्यादा कन्वीनियंट और अफोर्डेबल बनाया जा सके, ताकि मिडिल इनकम के लोग भी इस सारी सर्विसेज का फायदा उठा सके और ट्रेवलिंग को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाया जा सके। अब दोस्तों सबसे पहला प्रो था जहां पे हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन हम आपको ये भी टाइम टू टाइम बताते आते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वहां पे उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो जो दूसरा प्रो इस कंपनी के रिगार्डिंग निकल के आता है वो निकल के आता है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में। सबसे पहला मैं बात करता हूं इंटरनेट पेनिट्रेशन की, कि इंडिया के अंदर इंटरनेट का पेनिट्रेशन पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा है, जिसकी वजह से B2C बिजनेस पूरी इंडस्ट्री का, यानी कि अगर आप कोई भी टिकट बुक करना चाहते हैं वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर और ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस बन सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों पूरी इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को लेकर जो पूरे इंडिया के अंदर मासिस के अंदर जो कंफर्ट होता जा रहा है, यानी कि अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करता हूं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हम सबको बहुत ज्यादा डर लगता था कि हम कैसे पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हमारी एक नॉर्मल हैबिट बन गई है, जिसकी वजह से ये ओटीए इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिला है पिछले कुछ टाइम के अंदर। थर्डली दोस्तों अगर हम ओटीए इंडस्ट्री की बात करते हैं यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज की, तो अगर आप कोई भी एयरलाइंस की टिकट करवाना चाहते हैं तो सबसे सस्ता शायद आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जहां पे एज अ कस्टमर अगर आप डायरेक्टली जाके बुक करते हैं तो आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस मिलते हैं। तो जिसकी वजह से जो ओटीए इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और इसके अलावा जो ये पूरा ज्यादा अफोर्डेबल होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ के ड्राइव होने के चांसेस हैं, जहां से इस कंपनी को फायदा मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इंसेप्शन से लेके कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है। 2018 से लेके 20 के बीच में ये इकलौती एक ऐसी बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, जो कि ऑपरेटिंग पॉजिटिव रही है, यानी कि जिसने प्रॉफिट कमा के दिया है। दोस्तों कोविड आने के बाद कंपनी ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए, जिसका इंपैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी देखा जा सकता है। कोविड से पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% के आसपास था, और पोस्ट कोविड की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी तक 38% के आसपास का है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने अपने कॉस्टिंग को कैसे कम किया था ताकि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट दोस्तों कंपनी टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कंपनी है और कंपनी ने अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा एनालिटिक्स टीम्स के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि वहां से एक अच्छे इंसाइट्स लेके अपने कस्टमर्स को एक अच्छे तरीके से सर्व करके उनके एक्सपीरियंस को और ज्यादा अच्छा बना सके। नेक्स्ट प्रो इन्वेस्टमेंट का हो सकता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी ने हर सब सेक्टर के अंदर अपना प्रेजेंस बना के रखा हुआ है। अगर आप B2C बिजनेस की बात करते हैं तो ईज माई ट्रिप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे बहुत से लोग जाके डायरेक्टली बुक करते हैं। इसके अलावा हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कंपनी का ऑफलाइन एजेंट नेटवर्क काफी अच्छा है, यानी कि B2B2C का नेटवर्क, जहां से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू भी निकल के आता है। रिसेंट के टाइम की बात करूं तो कंपनी ने B2E बिजनेस यानी कि बिजनेस टू एंटरप्राइज सेक्टर के अंदर भी अपना एक अच्छा पेनिट्रेशन किया है और आने वाले टाइम में यहां पे और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो ब्रांड नेम है यानी कि ईज माई ट्रिप का, वो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है जिसको कस्टमर काफी अच्छे तरीके से रिकॉल भी करते हैं। और क्रिसल की रिपोर्ट्स यहाँ पे काफी अच्छा इंसाइट निकल के आया था कि कंपनी की जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो पूरे सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा कम है, आप इसको लोएस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि कम एक्सपेंस करने के बाद भी कंपनी ने अपना एक अच्छा ब्रांड नेम बनाया है पूरा ओटीए इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों ऑनलाइन कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे कितने ज्यादा कस्टमर्स विजिट करते हैं उनकी वेबसाइट को। वहीं पे अगर मैं ईज माई ट्रिप की वेबसाइट की विजिट्स की बात करता हूं तो 2018 से लेके 20 के बीच में यहाँ पे 51% का CAGR ग्रोथ देखा गया है। तो जहां से आपको समझ में आएगा कि रिसेंट के टाइम में कंपनी ने अपने ब्रांड को कितने अच्छे तरीके से बिल्ड किया है। तो दोस्तों अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के फायदे भी पता होने चाहिए और वहां पे क्या क्या रिस्क या क्या क्या कॉन्स होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं मूव करता हूं सेकंड पार्ट के ऊपर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या कॉन्स यानी कि क्या क्या रिस्क भी हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला कौन हो सकता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे ये कंपनी ऑपरेट करती है यानी कि ओटीए इंडस्ट्री, वहां पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा स्टिफ है। यानी कि काफी सारे और प्लेयर्स हैं जिनका ब्रांड नेम, जिनका कस्टमर फोकस काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर भी और ज्यादा कंपटीशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं रेलवे टिकट बुकिंग की बात करता हूं तो वहां पे IRCTC का मोनोपोली है, जिसकी वजह से कंपनी को मार्केट शेयर एक्वायर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी होटल बुकिंग की तरफ काफी ज्यादा फोकस करना चाहती है, अपने रेवेन्यू को वहां पे बढ़ाना चाहती है। लेकिन यहां पे एक इन्वेस्टमेंट का कौन हमें देखने को मिलता है कि रिसेंट के टाइम में देखा गया है कि पहले होटल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी ओटीए कंपनीज के पास आके, यानी कि अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अपने होटल्स को लिस्ट करने के लिए। लेकिन रिसेंट के टाइम में यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखा गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े होटल ब्रांड्स हैं वो आजकल अपना काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं खुद की वेबसाइट बिल्ड करने के ऊपर, ताकि वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे आए, उसी के थ्रू ही बुकिंग करें, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी अपने होटल बिजनेस को, होटल बुकिंग बिजनेस को कैसे बढ़ाती है, अपने मार्केट शेयर को कैसे आने वाले टाइम में इंक्रीज करती है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉलिडे पैकेजेस के बारे में, जिसके बारे में कंपनी ने बताया था कि आने वाले टाइम में वो यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब भी पैकेजेस की बात की जाती है तो वहां पे टीटीएस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि टीटीएस क्या होते हैं। टूरिज्म ट्रस्ट एसोसिएशन, यानी कि अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहां पे पूरा आपको हेल्प करने के लिए पूरे पैकेज के अंदर उनका प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और दोस्तों अगर हम आज की बात भी करते हैं तो पूरे पैकेज सेगमेंट के अंदर टीटीएस का अभी भी काफी ज्यादा दबदबा है, यानी कि पूरे सेगमेंट को अभी अच्छे तरीके से वही लीड करते आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाले टाइम में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि उन लोकेशंस में जहां पे टूरिज्म के पैकेजेस बेचे जा सकते हैं, वहां पे कैसे इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट करने के अलावा कैसे इस पूरे सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट करता है। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट करने से इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर कितना रिपीट करता है, और वो डिपेंड करता है उस पूरे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहां पे कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस मिला। तो यहाँ पे कंपनी को काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है पूरा होटल पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और यहाँ पे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कंपनी अपने मार्केट शेयर को कैसे और किन तरीकों से इंप्रूव करती है। दोस्तों अगर हम पूरी ओटीए इंडस्ट्री की बात करें तो अर्बन सेक्टर से काफी सारे लोग पूरे ओटीए इंडस्ट्री की तरफ मूव कर चुके हैं, चाहे वो होटल बुकिंग हो, चाहे वो पैकेज बुकिंग हो। लेकिन अभी भी टियर 2 या टियर 3 सिटीज के अंदर थोड़ा सा परसेप्शन में प्रॉब्लम देखा गया है, क्योंकि लोग यहाँ पे पर्सनल टच को काफी ज्यादा मिस करते हैं। यानी कि वहां पे कौन सा लोग होंगे जो जाके आपकी पूरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे टीटीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को कंपनी को आने वाले टाइम में फेस करना पड़ सकता है, और यहाँ पे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इन सब चैलेंजेस से बाहर कैसे निकल के आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि जिस इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जहां पे कंपनी अपना बिजनेस रन करती आई है, उस पूरी इंडस्ट्री को साइक्लिक इंडस्ट्री बोला जाता है। साइक्लिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जब भी वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है नेगेटिव वे में, तो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा कोविड का, कोविड की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा था, तो जिससे बाहर निकलने में कंपनीज का काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। अगर हम आज की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर अभी तक पूरे तरीके से कोविड से बाहर नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बोला जा सकता है कंपनी के रिगार्डिंग में, क्योंकि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 58 का है, जो कि नॉर्मल इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज्यादा है।
तो दोस्तों ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज एंड कॉन्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जहां पे हम आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे बिड करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस कंपनी का आईपीओ 8 से ओपन होगा और 10 तारीख तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी का लिस्टिंग 19 मार्च को होगा और 19 मार्च को ये कंपनी एनएससी और बीएससी यानी कि दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेगी। तो दोस्तों एक लॉट के लिए बिड करने के लिए मिनिमम आपको 80 शेयर्स के लिए बिड करना पड़ेगा और इस आईपीओ का प्राइस बैंड 186 रुपीज से लेकर 187 के बीच में रखा गया है। तो दोस्तों अगर हम पूरे आईपीओ साइज की बात करते हैं तो वो 510 करोड़ का है और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे है कि पूरे का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी जहां पे हम आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देना चाहते थे अगर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए था। हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन बताते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बताते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें, इसके अलावा अपने रिस्क को समझें और रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको इस आईपीओ के अंदर बिड करना चाहिए, नहीं बिड करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.